इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 1950 का समय दिखाते हुए, जहां पर हमें स्टैन नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था। स्टैन के पास ना ही कोई रहने के लिए घर होता है और ना ही कोई जॉब होती है। वो पूरी तरीके से अकेला था और उसके परिवार में भी कोई साथ नहीं देता। स्टैन को तो जहां भी जगह मिल जाती वो उसी जगह पर सो जाता। अब स्टैन यहाँ पर लगातार चलते हुए एक बहुत ही बड़ी सर्कस में आ जाता है। उस सर्कस के ओनर का नाम क्लिंग नाम का एक आदमी था। क्लिंग यहाँ पर सारे दर्शकों को इकट्ठा करता रहता है, क्योंकि वो उन्हें एक ऐसी अमेजिंग चीज दिखाएगा जो उन लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। सारे दर्शक चौंक गए और अंदर की तरफ चले गए वो चीज देखने के लिए। स्टैन भी उन्हीं सारे लोगों के साथ मौजूद होता है। तब जाकर क्लिंग उन सभी को शो कर रहा था एक ऐसा आदमी जो कि एक आदमखोर है और काफी खतरनाक है। क्लिंग ने तो अब उसके सामने एक जिंदा चिकन को छोड़ दिया था, जिससे कि वो आदमखोर तुरंत ही निकल कर आया और उस चिकन को जिंदा ही खा गया। सभी लोग ये डरावना मंजर देखकर काफी चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि स्टैन भी उस जैसे आदमखोर आदमी को घूरता ही रह गया। उन सारे दर्शकों को ये सर्कस काफी पसंद भी आने लगा था। भले ही इसमें ऑफेंसिव चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये उनके इंटरटेन का काम कर रही थी। अब यहाँ पर स्टैन सोचने लगता है कि वो कहीं और जाने के बजाय इस नए सर्कस में काम करेगा। इसीलिए उसने थोड़े पैसे जमा किए और सीधा चला गया क्लिंग के पास और उससे सर्कस के अंदर जॉब की विनती करने लगा। क्लिंग को वर्कर्स की जरूरत थी, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे स्टैन को हायर कर लिया था। यानी कि स्टैन अब उसके ही सर्कस में काम करेगा और वहीं पर रहेगा। एक तरीके से स्टैन को पैसे भी मिल रहे थे और उसे रहने की अच्छी जगह भी मिल जाती है। यानी कि अब स्टैन के पास वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं हुआ करता था। यहाँ पर स्टैन ने तो अपना काम अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक दिन यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि वो आदमखोर अपनी जेल तोड़कर भाग गया है। सभी लोग एकदम पागलों की तरह उस आदमखोर को ढूंढने लगे, क्योंकि वो किसी भी इंसान को जिंदा ही खा सकता था। स्टैन और उसके सभी साथी पूरे सर्कस के चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं, पर उनमें से वो आदमखोर किसी के हाथ नहीं लगा होता सिवाय स्टैन के। स्टैन ने देखा कि वो एक गुफा के पास जाकर छुपा हुआ है और काफी डरा है। स्टैन ने तो अपने साथियों को बुला दिया था, पर जैसे ही वो आदमखोर से कुछ बातचीत करने के लिए जाता है तो उस आदमखोर ने तुरंत ही स्टैन के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि वो वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक क्लिंग और उसके सभी साथी वहां आकर उसे वापस से पिंजड़े में कैद कर लेते हैं। यानी कि अब वो आदमखोर कहीं भी नहीं जा सकता और उन लोगों ने उसे सही सलामत पकड़ भी लिया था। अब यहाँ स्टैन अपने फादर के बारे में सोचता है, जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया करते थे। उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती और वो बेड पर ही पड़े रहते। स्टैन ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी अपने फादर को बचाने के लिए, लेकिन इन सारी चीजों का कारण वो खुद ही थे, क्योंकि इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वो एक समय के बाद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इन सारी चीजों में स्टैन भी कुछ नहीं कर पाया था। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि स्टैन जीना नाम की एक लेडी से मिल रहा है। जीना तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंसान का चेहरा देखकर उसके फॉर्च्यून के बारे में बता सकती थी। यानी कि जीना उस इंसान का चेहरा अच्छी तरीके से पढ़कर उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटीज बता सकती थी। ये सारी स्किल्स ने स्टैन का ध्यान आकर्षित कर लिया। जीना का तो एक हस्बैंड भी होता है जिसका नाम पीट था, लेकिन पीट भी बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता है, इसीलिए वो स्टैन को अच्छा नहीं लगता। जीना और पीट के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हुआ करते, लेकिन स्टैन को तो इसमें भी एक स्किल दिखाई दे रहा था कि ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जब लड़ाई करेंगे तो दर्शक इन दोनों की बातें सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसीलिए अब स्टैन के पास एक आइडिया था और वो सीधा क्लिंग के पास आ गया। उसने तो क्लिंग को जीना और पीट को हायर करने के लिए कहा, उसके शो में परफॉर्म करने के लिए। क्लिंग को भी जब इस बात का आइडिया हुआ कि स्टैन क्या कहना चाहता है, तो उसने आगे बिना कुछ सोचे उन दोनों को हायर कर लिया। यानी अब जीना और पीट क्लिंग के सर्कस में काम करेंगे। जीना तो अब यहाँ बिना देरी किए सर्कस में आकर स्टेज पे दर्शकों के सामने परफॉर्म करने लगी थी। दरअसल वो हर एक इंसान को अपने सामने लेकर आती और उसके फ्यूचर के बारे में बताती। ऐसे ही जीना एक लेडी का फ्यूचर बता रही थी कि तुम आगे चलकर बहुत ही मुसीबत में पड़ने वाली हो। वो लेडी तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गई, इसीलिए वो अब इन मुसीबतों का सामना करने के लिए खुद को रेडी करने लगी। एक तरीके से जीना के फ्यूचर बताने के कारण वो सभी तैयार हो पा रहे थे, पर फिर बाद में हमें पता चलता है कि जीना के पास जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है वो उसकी नहीं बल्कि उसके हस्बैंड पीट के पास है। पीट तो स्टेज के ठीक नीचे बैठकर वो सारी बातें बता रहा था जिसे कि जीना रिपीट करते जा रही थी।
ये इसीलिए होता है क्योंकि पीट को रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। वो तो अपनी वाइफ जीना को ही फेमस बनाना चाहता था अपनी एबिलिटी की मदद से। स्टैन को भी अब इस अनोखी एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए वो भी अब पीट के पास आकर कहने लगा कि मुझे भी ये एबिलिटी सीखनी है। हालांकि पीट बताने लगा होता है कि ये स्किल सीखने के लिए बहुत ही खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा और ये ऐसा खेल है कि तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन स्टैन को किसी भी हालत में ये एबिलिटी सीखनी थी, इसीलिए अब पीट ने यहाँ पर स्टैन से वादा किया कि वो धीरे धीरे उसे ये फॉर्च्यून टेलर वाली टेक्निक सिखा देगा। स्टैन इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब स्टैन उसी सर्कस वाली जगह पर घूम रहा था, तभी उसे एक लेडी दिखाई दी जो दर्शकों के सामने अपने खेल का प्रदर्शन कर रही थी। दरअसल वो लेडी मल्टीपल करंट्स अपनी बॉडी में ट्रांसफर करा ले रही थी और उसे कुछ हो भी नहीं रहा था। ये उसकी एबिलिटी थी कि उसके बॉडी से कोई भी करंट पास हो जाता और वो यही सारी चीजें दिखाकर दर्शकों को एंटरटेन किया करती। उस लेडी को देखकर तो स्टैन बहुत ही ज्यादा उसे पसंद करने लगा था। ये वन साइडेड लव होता है जो स्टैन को पहली नजर में हो गया। शो खत्म होने के बाद स्टैन उस लेडी के बारे में पता करने लगा। दरअसल उसका नाम मॉली होता है और वो कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर शो किया करती है। शो खत्म होने के बाद स्टैन सीधा मॉली के पास भागते हुए चला गया और उसे अपना बनाई गई एक स्केच दिखाया। दरअसल स्टैन कह रहा था कि तुम अगर इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे दर्शकों की क्वांटिटी काफी बढ़ जाएगी और उन्हें ये देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि मॉली को शुरुआत में स्टैन के ऊपर कुछ भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है और वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी स्टैन के इस आइडिया को अप्लाई करने के बाद मॉली जब स्टेज के ऊपर परफॉर्म करती है तो इसका अच्छा असर दर्शकों के ऊपर सच में दिखाई दे रहा था। मॉली तो अपने करंट वाले शो जो नॉर्मली हाथों से किया करती थी अब वो एक इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठकर करती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी। मॉली को तो स्टैन का ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और वो उससे एक तरीके से इम्प्रेस हो चुकी थी। यहाँ पर स्टैन अब मॉली के पास आ जाता है और उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है, लेकिन शायद मॉली अभी तक स्टैन के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। वो फिलहाल के लिए उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। स्टैन को इस बात से बहुत ही बुरा फील हो रहा था। अब यहाँ पर स्टैन वापस से पीट के पास आ जाता है और उससे वो सारी स्किल सीखने लगता है जिससे वो फॉर्च्यून टेलिंग करेगा। यहाँ पर पीट ने बताया कि उसने एक किताब लिख रखी है जिसके अंदर भविष्य बताने के सारे नुस्खे मौजूद हैं। लेकिन स्टैन ने जब वो बुक मांगी सीखने के लिए तो पीट ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। वो कहता है कि जब तक तुम इसके लायक नहीं बन जाते तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगी। स्टैन भी इस बात से बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि हर जगह से उसे रिजेक्शन ही मिल रहे थे। अब यहाँ पर क्लिंग स्टैन को अपनी एक बेस के अंदर लेकर आता है जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें जमा करके रखता था। क्लिंग ने तो वहाँ पर स्टैन को ड्रिंक भी दिखाई थी जो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं और यही ड्रिंक क्लिंग काफी ज्यादा मार्जिन में बेचा करता था। उस जगह पर तो काफी अजीब चीजें होती हैं जिसे कि कोई नॉर्मल इंसान देख ही नहीं सकता। क्लिंग तो अब स्टैन को एक बीकर के पास लेकर जाता है जिसके अंदर एक बच्चे को रखा गया था। ये बच्चा बहुत ही अजीब होता है और इसके फॉरहेड पर तीसरी आंख मौजूद थी। ये बच्चा बहुत ही अजीब होता है और इसके फॉरहेड पर तीसरी आंख मौजूद थी। ये पूरा स्ट्रक्चर देखने पर स्टैन एकदम चौंक गया और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्लिंग बेसमेंट में ये सारी अजीब सी चीजें रखता है। अब हमें अगले दिन पता चलता है कि पीट की मृत्यु हो गई है और ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि जहरीले अल्कोहल की वजह से हुई थी। दरअसल कल रात पीट ने स्टैन को कहा था ड्रिंक लाने के लिए और स्टैन ने जानबूझकर वो जहरीली शराब उसे पिला दी क्योंकि वो चाहता था कि पीट से वो डायरी ले ले जिसमें कि सारे नुस्खे लिखे थे फ्यूचर देखने के। अब यहाँ पर स्टैन के लिए पूरा रास्ता एकदम खाली होता है। वो तुरंत ही जाकर पीट की वो बुक ले लेता है और उसके अंदर मौजूद सारे नुस्खे अप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे स्टैन उन सारे नुस्खे को पढ़ते हुए सब कुछ सीखता गया और उसने बहुत कम समय के अंदर फ्यूचर देखने की टेक्निक एक्वायर कर ली। स्टैन तो अब बहुत ही कॉन्फिडेंस लग रहा था, इसीलिए वो सीधा मॉली के पास गया और उसे अपना एक प्लान बताया। दरअसल स्टैन मॉली से कहता है कि हमें खुद की सर्कस ओपन करना चाहिए जिसमें कि वहाँ के ओनर्स हम होंगे और हम उसे बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। मॉली भी यहाँ पर कहीं न कहीं स्टैन के ऊपर भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वो स्टैन का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। स्टैन भी अब मॉली को लेकर उस जगह से तुरंत ही चला गया और अपना एक नया सर्कस बनाने के काम में लग गया। अब तो उसके पास मॉली का भी साथ होता है जिससे कि वो कुछ भी कर सकता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अब हमें यहाँ पर कुछ सालों बाद का समय दिखाया गया जहाँ पर स्टैन और मॉली ने मिलकर एक काफी अच्छी रिकॉग्निशन स्थापित कर ली होती है।
स्टैन तो अब अपनी एबिलिटी की मदद से काफी बड़ा मजिशियन बन गया था, जो लोगों के फ्यूचर और पास्ट के बारे में सब कुछ बता सकता था। बहुत ज्यादा नाम होने के कारण उसके पास काफी पैसे भी आने लगे थे, इसीलिए अब स्टैन और मॉली बहुत अमीर हो जाते हैं। स्टैन तो फिलहाल के लिए एक क्लब के अंदर बैठकर अमीर लोगों के फॉर्च्यून के बारे में बता रहा था। मॉली उसके इन सारी चीजों में असिस्टेंट होती है। स्टैन ने तो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी थी और जिन जिन लोगों के बारे में वो बता रहा था वो एकदम करेक्ट होती है। लेकिन तभी अचानक एक लेडी जिसका नाम लिली होता है वो स्टैन के पास आकर उसके स्किल को चैलेंज करती है। उसने कहा कि तुम बताओ कि मेरे बैग में क्या मौजूद है। स्टैन उस बैग को बहुत अच्छी तरीके से देखता रहता है और फिर बताता है कि इसके अंदर एक पिस्टल है। लिली ने जब अपने बैग को खोला तो उसमें सच में एक पिस्टल होती है। सभी लोग ये देखकर एकदम चौंक गए, यहाँ तक कि लिली भी। लेकिन अब स्टैन तो लिली के पास जाकर फिर कहने लगा कि बचपन में तुम्हें और तुम्हारी मदर को बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलने पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लिली ने जब ये बातें सुनी तो वो थोड़ा सा बुरा फील करती है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल बातें थी। आखिर स्टैन ने ये सारी चीजें सभी लोगों के सामने कैसे कह दी। स्टैन तो फिर साइड में बैठे हुए एक जज के पास चला गया और उनके बारे में कुछ बताने लगा। वो कहता है कि जज ने अपने बेटे को कई साल पहले एक जंग में खो दिया था। तब से ही वो अपने बेटे को याद करते हैं और मायूस हो जाते हैं। जज भी एकदम से शॉक हो गए कि इस आदमी को कैसे मेरे बेटे के बारे में पता है। लिली यहाँ पर उस जज के साथ ही आई थी, क्योंकि वो उसकी साइकेट्रिस्ट होती है। इसीलिए अब लिली अपना एक कार्ड देती है स्टैन को और इससे कहती है कि तुम मुझसे आकर मिलो, क्योंकि हमें आगे भी काम करने हैं। तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स हैं जिसका हमें यूज करना है। सभी के जाने के बाद स्टैन और मॉली एक दूसरे से बातें करने लगे थे। मॉली तो स्टैन को साफ साफ कहती है कि तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी ट्रिक का राज सभी को पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो सकती थी। यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि स्टैन के पास कोई एबिलिटी नहीं थी, बल्कि ये तो एक ट्रिक होती है जिससे कि लोगों को अच्छे से समझकर उनके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन स्टैन तो मॉली से कहता है कि हमें और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसीलिए मुझे उन लोगों के काम करके काफी पैसे कमाने ही होंगे, तभी हम इससे भी अमीर आदमी बन पाएंगे। अब यहाँ मॉली के बार बार कहने पर भी स्टैन मानता नहीं और उस लिली नाम की साइकेट्रिस्ट के पास चले जाता है। स्टैन ने तो लिली को पहले ही कह दिया कि तुम मुझे जज के बारे में बताओ, जिससे कि मैं जज से बहुत सारा पैसा ले सकूं और उस पैसे को हम आधा आधा कर लेंगे। लेकिन लिली इससे पहले स्टैन से पूछती है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी कैसे आई और तुमने कैसे पता लगा लिया कि मेरे उस बैग में पिस्टल मौजूद है। तब जाकर स्टैन अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है कि तुमने अपनी अंगूठी नहीं पहनी थी, जिससे कि ये पता चलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो, और तुमने जिस तरीके से अपने बैग को पकड़ा था तो मैं समझ गया इसमें पिस्टल ही होगी। यहाँ लिली को भी समझ में आ जाता है कि स्टैन के पास कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो तो अपने ऑब्जर्वेशन के कारण ही लोगों के बारे में बताया करता था। लिली अब स्टैन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे जज के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, क्योंकि वो उसकी साइकेट्रिस्ट जो रह चुकी थी। स्टैन तो उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर जज के पास चला गया और उसकी वाइफ को भी कंसल्ट करने लगा। वो उनके बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उनका बेटा मारा गया और वो हेवन में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। जज और जज की वाइफ ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो तो एक तरीके से स्टैन के ऊपर भरोसा करने लगे थे। स्टैन तो अपने कंसल्टिंग फीस में बहुत सारे पैसे ले लेता है और उस अमाउंट को लिली के साथ बांट लेता है। स्टैन ने तो यहाँ पर जज और उसकी वाइफ को ये भी बताया था कि उनका बेटा हेवन में अच्छी तरीके से है और एक समय के बाद वो आपसे मिलने जरूर आएगा। इन सारी चीजों की वजह से जज और जज की वाइफ के मन में एक होप जाग चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती और उन्हें उनके पास जाना ही था। अब यहाँ पर वो जज स्टैन को अपने एक किसी रिलेटिव का नाम बताता है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते थे और उन्हें भी कुछ कंसल्टेशन की जरूरत थी। हालांकि लिली भी जज के रिलेटिव को साइकेट्रिस्ट का काम कर रही थी, पर वो ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा था। स्टैन को ये बात पता चली तो वो तुरंत ही लिली के पास पहुंच गया उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लिली ने उसे सब कुछ बता भी दिया होता है जिससे कि स्टैन अपना काम कर सके। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात हो गई कि जज की वाइफ काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी स्टैन की बातों से। उसने सोचा कि जब तक वो और उसके हस्बैंड मर नहीं जाते तब तक वो अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे जो कि हेवन में मौजूद है। इसीलिए जज की वाइफ ने सबसे पहले अपने हस्बैंड को गोली मार दी और फिर खुद को भी मार दिया। इससे उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्टैन को तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के जरिए दिखाई दे रहे थे। लिली ने तो उस आदमी जिसका नाम इजरा होता है उसके बारे में स्टैन को सब कुछ बता दिया था कि वो कितना एग्रेसिव आदमी है। वो तो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है जिसकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है।
है। दरअसल बात ये थी कि इज़रा की बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन वो किसी अनजान तरीके से प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद इज़रा ने उसका अबॉर्शन करा दिया। ये बातें उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। तब से ही इज़रा को उस बात का गिल्ट है और वो आज तक उसे भुला नहीं पाया। इसी मेंटल ट्रॉमा से अब इज़रा को निकलना था, इसीलिए अब स्टैन इज़रा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। हालांकि लिली ने स्टैन को बताया था कि जिस समय उसका सेशन कर रही थी तो वो बहुत ही पागलों की तरह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन स्टैन को तो किसी भी हालत में पैसे कमाने थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो इज़रा का इलाज करेगा और अमीर होगा। इसीलिए अब स्टैन उस रिकॉर्ड रूम की चाबी ले लेता है जहां पर इज़रा के सारे रिकॉर्ड्स रखे गए थे। ये उस समय के होते हैं जब लिली उसकी सेशन ले रही होती है और उसका इलाज करने की कोशिश करती है। स्टैन ने इज़रा की पूरी लाइफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। उसे पता चला कि इज़रा की लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आई थी, लेकिन टोरी नाम की एक गर्लफ्रेंड उसकी सबसे फेवरेट थी और आज भी वो उसके मरने के बाद उसे प्यार करता है। लेकिन इज़रा अभी भी अपने गिल्ट में जी रहा था और उसे भुला नहीं पाया। स्टैन के पास तो उसकी फोटो भी आ जाती है, जिससे कि वो अब इन्वेस्टिगेशन करके उसकी सारी जानकारी अपने पास रखने लगा। अब यहाँ पर स्टैन सारी चीजें छोड़कर इज़रा के महल में चला जाता है जहाँ पर वो उससे मिलेगा। इज़रा की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा थी और सबसे पहले स्टैन का लाई डिटेक्टर चेक किया जाता है कि वो सच में एक डॉक्टर है कि नहीं। स्टैन ने तो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया और उस टेस्ट को पास कर लिया, जिसके बाद स्टैन इज़रा से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है। हालांकि इज़रा बहुत ही जिद्दी था और वो इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मानने वाला, लेकिन स्टैन ने अपना प्लान साफ रखा था कि उसे ऐसा एहसास दिलाना है कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है और जो भी हुआ एक अनजाने तरीके से हुआ। स्टैन इज़रा को बाहर लेके आकर एक सीट पे बिठाता है और उसे समझाता है कि तुमने जब अपनी गर्लफ्रेंड टोरी का अबॉर्शन कराया तो वो खुदकुशी कर लेती है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर तुम टोरी को एक्सेप्ट करने का दावा सभी तरफ करते तो तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी कम हो जाती और तुम्हारे प्रोफेशन पर कोई दाग न लगी, इसी वजह से तुमने ये डिसीजन लिया। ये सारी बातें करने के बाद इज़रा के मन में थोड़ा सा गिल्ट कम होने लगता है। उसे ऐसा अब लगने लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड जब मरी थी उसका जिम्मेदार वो नहीं था, लेकिन फिर भी इज़रा को अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार माफी मांगनी थी। इसीलिए इज़रा अब स्टैन से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड टोरी की आत्मा को लेकर आओगी और मैं उससे माफी मांगूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। स्टैन जानता था कि ये काम एकदम से इम्पॉसिबल है, लेकिन अब इतने पैसे वो कैसे छोड़ सकता था। उसने तुरंत ही इज़रा को हाँ कर दिया और अपने प्लान बनाने के लिए चला गया। स्टैन नोटिस करता है कि इज़रा की गर्लफ्रेंड टोरी की शक्ल सेम टू सेम मॉली से मिलती है। इसीलिए स्टैन अब मॉली के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए इज़रा की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। हालांकि मॉली इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डर रही थी और मना भी करती है, लेकिन स्टैन को किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे और वो रिक्वेस्ट करके मॉली को इस बात के लिए राजी कर ही देता है। यहाँ रात होने पर अब वो इज़रा को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि टोरी के पास चला गया, जो एक्चुअली में मॉली होती है। इज़रा तो अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर बहुत ही ज्यादा रोने लगा, लेकिन जब वो उसे पास से दिखता है तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इज़रा को तो शुरुआत से ही स्टैन के ऊपर शक था और अब उससे सच्चाई भी पता चल गई है। इज़रा स्टैन के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगता है और उसने सबसे पहले मॉली को पंच मार दिया। स्टैन इतना तो समझ गया था कि अगर इज़रा यहाँ से बाहर निकला तो वो अपने आदमियों को बोलकर उन दोनों को मरवा देगा। इसीलिए स्टैन ने मजबूरी के कारण इज़रा पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। वहाँ पर जल्द से जल्द इज़रा का बॉडीगार्ड भी आ जाता है, पर अब स्टैन को उसे भी मारना पड़ा क्योंकि ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। स्टैन तो मॉली को लेकर जल्द से यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अब मॉली को पता है कि स्टैन उसका सिर्फ यूज कर रहा है। वो तो पैसों के चक्कर में एकदम अंधा हो गया है। लोगों की जान लेना, वो भी सिर्फ कुछ पैसों की बदले, ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड का काम है। इसीलिए अब मॉली इन सारी चीजों में स्टैन का साथ बिल्कुल भी नहीं देती। स्टैन तो फिलहाल के लिए भागता हुआ सीधा लिली के पास आ गया था, क्योंकि इन सारी चीजों में सिर्फ वही उसका साथ दे रही थी। स्टैन ने तो लिली से अब वो सारे पैसे मांगे जो कि उसने जज से लिए थे। स्टैन ये बातें मॉली को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो सारे कलेक्ट किए गए पैसे लिली के पास ही रखता। पर यहाँ हमें पता चला कि लिली स्टैन को धोखा दे रही है। वो तो उसे उन सारे पैसों में से स्टैन का हिस्सा देती ही नहीं और अपनी एक पिस्तौल निकालकर उसे शूट कर देती है। स्टैन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और उसके हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं होता। वो तो तुरंत ही लिली के ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर सही समय पे वहाँ लिली के बॉडीगार्ड्स आने की वजह से स्टैन को भागना पड़ा। वो इतना घायल हो जाता है कि हर जगह पर उसका खून गिरने लगा। उसके पीछे अभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स पड़े हुए थे।
लेकिन स्टैन सीधा भागता हुआ एक ट्रेन के अंदर चला गया और वहीं पर छुप गया। सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसे ढूंढ नहीं पाते और वहां से जाने का डिसाइड करते हैं। स्टैन तो अब इतनी ज्यादा ठंड में सीधा ट्रेन के अंदर बैठकर कहीं दूर निकल गया। उसकी हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो चलते चलते एक कार्निवल के अंदर आ गया। यहाँ पर स्टैन रियलाइज करता है कि उसकी हालत पहले जैसे ही हो गई, यानी कि जब उसके पास ना घर हुआ करता था और ना ही करने के लिए कोई जॉब। इतने सारे स्ट्रगल के बाद उसकी सिचुएशन वापस से वैसी ही हो गई। स्टैन ने तो यहाँ पर अपने फादर की बहुत ही पुरानी वॉच बेच दी थी, जिसके बदले उसे खाने के लिए कुछ सामान मिल जाए। और अब यहाँ पर स्टैन रियलाइज कर रहा था कि उसने बहुत ज्यादा लालच कर ली। अगर वो मॉली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारता था तो ये सिचुएशन कभी नहीं आती, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोचा और लोगों का कत्ल किया, जिसकी वजह से अब उसका ही फॉर्च्यून एकदम से बदल चुका होता है। स्टैन को तो वो बात याद आती है जब उसके फादर बहुत ही बीमार हुआ करते थे, लेकिन फिर एक सच्चाई पता चली कि स्टैन ने अपने फादर को बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा ठंड में उसने अपने फादर का ब्लैंकेट लेकर उन्हें वहीं छोड़ दिया। स्टैन के फादर तड़पते तड़पते वहीं पर मर गए और ये सबूत मिटाने के लिए स्टैन ने उस घर को भी आग लगा दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद स्टैन ट्रेवल करता हुआ उसके एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक सर्कस था और वो वहाँ पर काम करना चाहता है, लेकिन सर्कस का ओनर स्टैन को देखते हुए कह रहा था कि तुम छोटे मोटे ही काम कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स ही नहीं है, इसलिए तुम कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टैन यहाँ पर सोच रहा था कि इस आदमी को क्या पता कि मेरे पास कैसी एबिलिटी है। पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि स्टैन को जिस तरीके का काम मिल रहा था वही एक्सेप्ट करना होगा। स्टैन ने सोचा कि यही उसका फॉर्च्यून है और वो जो चाहे कर ले, ये बदलने नहीं वाला। स्टैन ने जितने भी लोगों का बुरा चाहा और जितनी भी बुरी चीजें की, ये सब उसका रिजल्ट है। अगर वो अपनी जिंदगी में अच्छे काम करता तो उसके साथ भी अच्छा होता, पर कहते हैं कि जो चीज जैसी की जाए उसका रिजल्ट तो इसी जनरेशन में मिलेगा। स्टैन को सब कुछ रियलाइज हो चुका था और उसके आंखों के सामने वो सारी चीजें दिखाई जा रही थी जो जो काम उसने गलत किए थे। उसने अपने फादर को जान से मार दिया जबकि वो उनकी जान बचा सकता था। वहीं उसने कई सारे लोगों के साथ धोखा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के बदले, और जज और उसकी वाइफ का माइंड मैनिपुलेट करके उन्हें जान से मरवा दिया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत थी और इसका एहसास स्टैन को हो गया। उसकी जिंदगी तो अब इसी तरीके से कटने लग जाती है। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई।